सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हमारा जेंडर इन आईआर का पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि हाउ जेंडर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूट ईच अदर। तो गाइस, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये फेमिनिस्ट अप्रोचेज़ हैं जिन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस में दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये चैलेंज कर रही हैं जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ थे हमारे, जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी, उन सब चीज़ों को चैलेंजेस कर रही हैं जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है। और उन्होंने बोला है कि क्या है, जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि जेंडर के बेसिस पर है। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट जेंडर इज़ नॉट जस्ट अ सोशल इशू लिमिटेड टू फैमिली और सोसाइटी, इट इज़ डीपली कनेक्टेड विद ग्लोबल पॉलिटिक्स, वॉर, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, नेशनलिज्म एंड सिक्योरिटी। तो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने बोला है ये सिर्फ एक ऐसा इशू नहीं है जो आपका लिमिटेड हो, यानी कि सिर्फ एक फैमिली को लेकर है या सोसाइटी को लेकर है, नहीं, बल्कि ये ऐसा इशू है जो कि किससे कनेक्टेड है, ग्लोबल पॉलिटिक्स से, जो हमारी वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स चल रही है उससे, वॉर से, जो वॉर्स होती है उनसे, इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी बढ़ती है घटती है, उन सारी चीज़ों में, नेशनलिज्म हो गया, सिक्योरिटी हो गई हमारे देश की, इन सभी से कनेक्टेड है। तो ये एक हमारा लिमिटेड इशू नहीं है, ये हमारा पूरा एक वर्ल्ड वाइड इशू है। दिस फ्रेज म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूट ईच अदर, मतलब अब म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूट ईच अदर का मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो जेंडर है वो शेप कर रहा है किसे, इंटरनेशनल रिलेशंस को, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं ऑल्सो शेप, वो भी किसे शेप कर रहे हैं, जेंडर रोल्स को, आइडेंटिटीज़ को और इनइक्वालिटीज़ को। दस बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड कॉन्टीन्यूसली इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो दोनों जो हैं वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और कंटिन्यूसली यानी कि लगातार क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कौन? जेंडर इंटरनेशनल रिलेशंस को और इंटरनेशनल रिलेशंस जेंडर को। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जेंडर। इससे पहले कि हम समझें कि रिलेशनशिप क्या है जेंडर और आईआर के बीच में, इससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जेंडर का मतलब होता क्या है। मीनिंग ऑफ जेंडर: जेंडर रिफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रूल, बिहेवियर, एक्सपेक्टेशंस एंड आइडेंटिटीज एसोसिएटेड विद मैन एंड वुमेन। तो जो सोसाइटी है, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने ड्यूटीज़ बना दी हैं, क्या कि ये काम मेंस के लिए बना है और ये वुमेन के लिए बना है। तो उसी को हम जेंडर बोलते हैं। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्या होता है कि घर का जो काम है वो ज़्यादातर बोला जाता है कि घर का काम औरतों का करने का होता है, और जो बाहर का होता है, कमाना होता है, बाहर के करने के काम है, वो आदमियों के लिए होते हैं। तो ये किसने बनाया? ये सोसाइटी ने ही तो हमारे एक वो बना दी है ना, आइडेंटिटी बना दी, एक्सपेक्ट कर लिया उसने कि आदमी ये काम करेंगे और औरतें ये काम करेंगी। तो यही मतलब होता है जेंडर का। It is different from biological sex because sex is biological, gender is socially and कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। सोसाइटी टीचेज मैन टू बी स्ट्रॉन्ग। सोसाइटी क्या सिखाती है आदमियों को कि उन्हें स्ट्रॉन्ग रहना है, अग्रेसिव रहना है और डोमिनेंट रहना है। मतलब कि उन्हें अपनी बातें मनवानी है, अग्रेसिव यानी कि गुस्सा दिखाना है, और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत रहना है। वहीं से वुमेन से क्या सिखाया गया उन्हें कि आप केयरिंग रहो, आप सबकी देखभाल करो, पीसफुल एनवायरनमेंट बनाकर रखो, यानी कि लड़ो झगड़ो नहीं, शांति से रहो, डिपेंडेंट रहो, यानी कि किस पे डिपेंडेंट रहो, मेल्स पर, आप जो आपका पार्टनर है उनके ऊपर, अगर आपके हस्बैंड है उनके ऊपर डिपेंडेंट रहो। इंडिपेंडेंट की बात यहाँ पर आती भी नहीं है, सोसाइटी के, ये किसने टीच करनी है ये चीज़ें, सोसाइटी ने। और इमोशनल, वुमेन को जो है इमोशनल दिखाया गया है कि बहुत जल्दी रो देती हैं ये सब, और वहीं मेंस के लिए क्या दिखाया गया है कि वो अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट होते हैं। these ideas influence politics, इकोनॉमी, वॉर, डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो आइडियाज़ होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को, वॉर को और डिप्लोमेसी को। Feminist argument. Feminist scholars argue that international politics has traditionally been shaped by masculine values such as power, competition, militarism, aggression. ठीक है, तो जो हमारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं उन्होंने बोला जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी वो ट्रेडिशनली, यानी कि पहले किस चीज़ पर बेस्ड थी, वो मस्कुलाइन वैल्यूज़ पर, जैसे कि पावर जो है, पावर किसके पास ज़्यादा है, कंपटीशन को लेकर, मिलिट्रिज्म को लेकर और अग्रेशन को लेकर, इन सारी चीज़ों पर वो क्या थी, बेस्ड थी।
एट द सेम टाइम फेमिनिन क्वालिटीज़ सच एज, जो फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं जैसे कि केयर हो गया, कोऑपरेशन हो गया, पीस बिल्डिंग हो गया, एम्पैथी हो गया, इन सारी चीज़ों को क्या करा जाता था, ऑफन इग्नोर, या तो इग्नोर कर दिया जाता था, और अगर कंसिडर भी किया जाता था तो वो वीकली कंसिडर किया जाता था। देयरफॉर इंटरनेशनल रिलेशन इटसेल्फ बिकम जेंडर। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो इस तरीके से अपने आप में क्या बना, जेंडर बना। तो अगर हम एक देखें, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी हमारी वो पावर, कंपटीशन, मिलिट्रिज्म को लेकर थी। तो अगर हम इन्हीं सब चीज़ों को देखें तो हम ऐसे तो देशों में जो देश हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, वॉर होती रहेगी, पीस कहाँ से बनेगा, पीस तो रहेगा ही नहीं ना। सब अगर पावर पर ही इतना एम्फोसाइज कर रहे हैं तो एक देश दिखाएगा कि मैं इतना पावरफुल हूँ, दूसरा अपने वेपन्स लेकर आएगा, वो बोलेगा मैं इतने पावरफुल हूँ। तो जो हमारी फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं जैसे कि कॉपरेशन करना, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना जिसमें दोनों का ही बेनिफिट हो, दोनों एक साथ आएँ और एक ऐसा सॉल्यूशन निकालें जिससे दोनों को जिनसे लड़ाई झगड़ा ना हो और दोनों कोऑपरेट रहें, पीस बना रहे। तो ये सारी चीज़ें तो इग्नोर हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर कर जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी उसके अंदर मिलिट्रिज्म, अग्रेशन, इन सब पे जो है एम्फोसाइज किया गया है। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, मीनिंग ऑफ म्यूचुअल कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट gender influence international politics, and international politics also produces and reinforces gender identities। तो gender जो है वो influence करते हैं international politics को, और international politics जो है वो भी किसे influence करती हैं, gender को। अगर हम simple words में बोलें तो the world जो है वो किसे shape कर रहा है, gender को, और जो gender है वो किसे shape कर रहा है, वो world को shape कर रहा है। This relationship can be understood in two major ways। अब इस relationship को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हाउ जेंडर कॉन्स्टिट्यूट्स इंटरनेशनल रिलेशन, जेंडर किस तरह कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस को, और हाउ इंटरनेशनल रिलेशन कॉन्स्टिट्यूट जेंडर। तो अब हम पूरी वीडियो को दो पार्ट में समझने वाले हैं जिससे आपको और ज़्यादा इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन मिल जाएगा दोनों का ही, और दोनों अच्छे से समझ आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, हाउ जेंडर कॉन्स्टिट्यूट्स इंटरनेशनल रिलेशंस। जेंडर शेप द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। जेंडर ने क्या शेप करा, एक कॉन्सेप्ट, किस चीज़ का, पावर को लेकर। ट्रेडिशनल इंटरनेशनल थ्योरीज डिफाइन पावर इन मस्कुलाइन टर्म्स। तो ट्रेडिशनल जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज हैं उन्होंने पावर को किस में डिफाइन करा है, मस्कुलाइन टर्म्स। मस्कुलाइन का मतलब होता क्या है, जैसे कि मिलिट्री स्ट्रेंथ हो गई हमारी, डोमिनेंस हो गया, वायलेंस हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी मस्कुलाइन। मस्कुलाइन का मतलब ही होता है पावरफुल होना। ठीक है, तो पावर को उन्होंने इससे एसोसिएट कर दिया। कंट्रोल, रैशनल डिसीजन मेकिंग, दिस क्वालिटीज़ आर ट्रेडिशनली लिंक्ड विद मैस्कुलिनिटी। तो ट्रेडिशनल थिंकिंग ने जो है पावर को किस तरह डिफाइन करा कि मिलिट्री स्ट्रेंथ होना, डोमिनेंस होना, वो ही कंट्री पावरफुल मानी जाएगी जिसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उनका डोमिनेंस हो रहा है और वायलेंस कर रहे हैं वो लोग, कंट्रोल है उनका, और रैशनल डिसीजन मेकिंग है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं किसमें, ट्रेडिशनल अप्रोचेज जो थी उनमें। एग्जाम्पल, अ स्ट्रॉन्ग नेशन इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, जो एक स्ट्रॉन्ग नेशन है उसे किस तरह डिस्क्राइब करा जाएगा, टफ, अग्रेसिव, मिलिट्री पावरफुल। पीसफुल नेगोशिएशन इज समटाइम्स वीक एज वीक और फेमिनाइन। अब जो फेमिनिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ का क्रिटिसाइज़ करा, इस चीज़ को क्या क्रिटिसिज्म करा उन्होंने, फेमिनिस्ट स्कॉलर्स से दिस क्रिएट्स अ बाइस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, बिकॉज उन्होंने बोला कि इसमें आप ये अगर आप सिर्फ पावर को ही लेकर चल रहे हो, मस्कुलिनिटी को ही लेकर चल रहे हो, तो ये एक बाइसनेस क्रिएट कर रही है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। किस तरीके से, वो है, फर्स्ट आ जाएगा, कॉपरेशन एंड डिप्लोमेसी आर अंडर वैल्यूड। कॉपरेशन जो है, डिप्लोमेसी जो है, यानी कि अगर हम कॉपरेट कर रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, एक किसी चीज़ का दोनों लोग मिलकर एक हल निकाल रहे हैं, एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, वो अंडर वैल्यूड है, उसे कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा ज़्यादा। मिलिट्रिज्म इज़ ग्लोरीफाइड। मिलिट्रिज्म क्या है, वो ग्लोरीफाइड है। वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन रिमेन इनविजिबल। वुमेन्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, इनविजिबल है। दस जेंडर शेप्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो जो जेंडर ने जो है क्या करा, शेप करा डेफिनेशन को, जो किसके लिए दे रखी है, पावर के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में। सेकेंड, अब है हमारा अगला पॉइंट, वो है जेंडर एंड वॉर। वॉर इज़ वन ऑफ द मोस्ट जेंडर्ड एरियाज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर हम वॉर को देखें तो ये एक मोस्ट जेंडर एरिया है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में। जेंडर रोल्स ड्यूरिंग वॉर।
जेंडर के रोल्स क्या रहते हैं वॉर के ड्यूरिंग। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो उसमें है मैन आर सीन एज सोल्डर्स एंड प्रोटेक्टर्स। आदमियों को क्या माना जाता है कि वो लड़ाई करते हैं, सोल्डर्स होते हैं वो, और प्रोटेक्ट करते हैं। वुमेन आर सीन एज विक्टिम एंड केयर गिवर्स। वीमेंस को क्या माना जाता है, विक्टिम्स माना जाता है, कि उनके साथ जो है वो विक्टिम है इस चीज़ की, मतलब कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें विक्टिम कौन बनता है, विमेन बनती हैं। मैन अपना सोल्डर्स और प्रोटेक्टर्स, उन्हें अच्छा ही बोला जाता है। बट फेमिनिस्ट स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट दिस अंडरस्टैंडिंग इज इनकम्प्लीट। उन्होंने बोला कि ये अंडरस्टैंडिंग जो है, ट्रेडिशनल वाली अप्रोच जो है वो इनकम्प्लीट है। किसके बिना, वुमेन्स के मल्टीपल रोल्स के बिना। वुमेन्स के बहुत सारे रोल्स भी होते हैं, जैसे कि वुमेन आर नॉट ओनली विक्टम, सिर्फ वो विक्टम्स ही नहीं है, वो पार्टिसिपेट करती हैं आर्म्ड स्ट्रगल्स में। जो स्ट्रगल्स हो रहे होते हैं आर्म्ड स्ट्रगल्स, उनमें वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं। पीस नेगोशिएशन के लिए वो वर्क करती हैं। डॉक्टर, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स बनकर भी वो लोग सर्व करते हैं। तो आप सिर्फ यही नहीं बोल सकते कि जो औरतें हैं वो विक्टम्स हैं, आप ये भी बोलो साथ में उनके मल्टीपल रोल्स जो हैं आप उसे भी डिस्क्राइब करो। जेंडर्ड वायलेंस, वुमेन एक्सपीरियंस वॉर डिफरेंटली बिकॉज दे ऑफन फेस। अब जेंडर में जो है क्या है कि वुमेन के ऊपर वॉर का अलग इफेक्ट पड़ता है, मैन के ऊपर अलग पड़ता है। वुमेन्स के साथ बल्कि ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा वायलेंस किया जाता है। उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है, रेप एज अ वेपन ऑफ वार, उनके साथ रेप्स होते हैं, फोर्स रिप्लेसमेंट होती है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, यानी कि एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पर उन्हें बेच दिया जाता है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ इग्नोर्ड दीज इशूज़ फॉर मैनी ईयर्स। तो ट्रेडिशनल जो हमारी अप्रोचेस थी उन्होंने इन इश्यूज़ को तो इग्नोर ही कर दिया। उन्होंने किस पे एम्फोसाइज करा, उन्होंने बोला कि आदमी जो है वो प्रोटेक्टर्स है और वुमेन जो है वो विक्टिम्स है। तो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो थे उन्होंने कंट्रीब्यूट करा, उन्होंने एक्सपेंड करा कि सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, वन स्टेट सिक्योरिटी टू ह्यूमन सिक्योरिटी। सिर्फ आपको अपने स्टेट जो है, जो आपका देश है, सिर्फ उसकी बाउंड्री की ही सिक्योरिटी नहीं करनी है, उसके अंदर जो आपका ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं आपका है कि उनकी भी आप सिक्योरिटी करो। क्या फ़ायदा, आप पूरे देश की सिक्योरिटी तो कर रहे हो लेकिन जो उसके अंदर ह्यूमन बींग रह रहे हैं उसके साथ गलत हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप सिर्फ देश की सिक्योरिटी पर ध्यान दे रहे हो। ह्यूमन सिक्योरिटी, अब हम देख लेते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी क्या क्या इंक्लूड करती है। फिजिकल सेफ्टी, इकोनॉमिक सेफ्टी, सोशल डिग्निटी, फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस। तो अब हमारा जो ह्यूमन सेफ्टी है उसने एम्फोसाइज करा फिजिकल सेफ्टी, यानी कि किसी के साथ भी गलत ना हो, जैसे कि विमेंस के साथ होता है, उन्हें बहुत सारी इश्यूज देखने पड़ते हैं जैसे कि रेप एंड वायलेंस, ये सारी चीज़ें, तो ये उनके साथ ना हो, उनकी फिजिकल सेफ्टी हो एक देश में रहते हुए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, यानी कि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहे देश की। सोशल डिग्निटी हो, यानी कि जो भी वहाँ पर मतलब कि मल्टीपल रिलीजन्स हैं या फिर अलग अलग लोग रह रहे हैं उन सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है उन्हें उसे सुपीरियर रखा जाए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म नहीं करा जाए। फ्रीडम हो वायलेंस से, जैसे कि बहुत से आदमी हैं जो औरतों के ऊपर हाथ उठाते हैं, तो उस चीज़ से वुमेन्स को क्या मिले, फ्रीडम मिले, तो इसे बोलेंगे हम ह्यूमन सिक्योरिटी। दस जेंडर चेंजेस हाउ वी अंडरस्टैंड वॉर एंड सिक्योरिटी। तो इस तरीके से जेंडर जो है उसने चेंज करा कि सिर्फ हमारा वॉर और सिक्योरिटी से आप ये नहीं बोल सकते। ट्रेडिशनली जैसे बोला गया था कि मैन जो है वो कौन है, प्रोटेक्टर्स हैं और सोल्डर्स हैं और वुमेन्स विक्टिम है, नहीं, वुमेन्स के साथ बहुत ज़्यादा गलत होता है वॉर के टाइम पर, उनकी सिक्योरिटी को भी ध्यान में नहीं रखा जाता। तो इसी तरीके से जो जेंडर है उसने हमारी थिंकिंग चेंज कर दी कि हमें इस तरीके से भी वॉर एंड सिक्योरिटी को इंक्लूड करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर शेप्स फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस हैव हिस्टोरिकली बीन डोमिनेटेड बाय मैन, मेल डोमिनेटेड डिप्लोमेसी। तो जेंडर ने बताया कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है इसे कौन शेप कर रहा है, इसे जेंडर शेप कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो हम फॉरेन पॉलिसीज़ बनाते हैं, एक देश दूसरे देश के साथ डील करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ बनाता है, वो हिस्टोरिकली, वो बहुत लंबे अरसे से हमारी हिस्ट्री रही है, वो किसके द्वारा डोमिनेट करा जा रहा है, मैन के द्वारा। ये एक मेल डोमिनेंट डिप्लोमेसी है जहाँ पर मेल्स के पास जो है बहुत ज़्यादा पावर होती है। मोस्ट एम्बेसडर्स, मिलिट्री लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स वर मैन। एम्बेसडर्स जो होते हैं, मिलिट्री लीडर्स जो होते हैं और पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, आदमी होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस वुमेन्स इशूज़ रिसीव्ड लेस अटेंशन। तो वुमेन के जो इश्यूज़ होते हैं उनको इतनी अटेंशन नहीं मिलती है। पॉलिसीज़ ऑफन इग्नोर्ड जेंडर इन इक्वालिटी।
तो पॉलिसीज़ जो होती हैं वो जेंडर की इनइक्वालिटीज़ को इग्नोर कर देती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर एक आदमी एक पोस्ट पर है, ठीक है, वो अपने से लेकर वो अपना वॉर को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर ध्यान देगा, ठीक है। जो छोटा इशू, वैसे इसे छोटा इशू कंसीडर करा जा रहा है, पर ये छोटा इशू नहीं है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है कि विमेन को जो है उतना अटेंशन नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके से मैन को मिलता है। अब ये बात अगर कोई औरत होती, वो दूसरी औरतों को, हम बोलते हैं एक औरत ही दूसरी औरत को समझ सकती है, तो इसी तरीके से जो आदमी है वो औरत की सिचुएशन को उतना नहीं समझ सकता जितनी एक औरत समझ सकती है। तो जो हमारे बड़े बड़े पोस्ट हैं, हमारी जो सोसाइटी है वो हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जहाँ पर पॉलिसी मेकर्स, लीडर्स और एम्बेसडर्स जो हैं ज़्यादातर आदमी होते हैं। तो वुमेन्स के जो इश्यूज़ होते हैं, पॉलिसीज़ जब बनाई जाती हैं, तो जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है उसे एक तरीके से इग्नोर करा जाता है। अब फेमिनिस्ट ने इस पे अपना क्या पर्सपेक्टिव दिया है? फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट वुमेन्स पार्टिसिपेशन कैन, अगर वुमेन इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगी तो इससे क्या होगा? इम्प्रूव पीस नेगोशिएशन, पीस नेगोशिएशन बढ़ेगा। ऐसा नहीं है हर बात सिर्फ लड़ाई ही हो, क्योंकि औरतें हैं बहुत कामली, हर चीज़ को हैंडल करती हैं, तो वो पीस बना कर रखने में आपका हेल्प करेंगी। रिड्यूस होगा वायलेंस को, जो मारपीट अभी चल रही है वो सारी चीज़ नहीं होगी, वायलेंस क्या होगा? रिड्यूस होगा, यानी कि कम होगा। प्रमोट होगा इंक्लूसिव गवर्नेंस का। एग्जाम्पल, द यूनाइटेड नेशन इंट्रोड्यूस द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एजेंडा टू इनकरेज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पीस बिल्डिंग। तो यूनाइटेड नेशंस जो हैं उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा? वुमेन को पीस और सिक्योरिटी एजेंडा, जिससे क्या हुआ कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन हो वो इंक्रीज़ हो, यानी कि और ज़्यादा औरतें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें पीस बिल्डिंग के लिए। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो दिस शोज़ दैट जेंडर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस एंड इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग। इसने दिखाया कि जेंडर जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस को और इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेंडर एंड ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। द इंटरनेशनल इकोनॉमी इज ऑल्सो जेंडर्ड। अब इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो हमारी क्या है? जेंडर्ड है। अनइक्वल डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ जो लेबर हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इक्वल नहीं हो रहा, अनइक्वल हो रहा है। वुमेन ऑफन वर्क इन लो पेड इंडस्ट्रीज, इनफॉर्मल सेक्टर, डोमेस्टिक लेबर, केयर वर्क। एट द सेम टाइम देयर लेबर इज अंडर वैल्यूड, मच ऑफ वुमेन्स वर्क रिमेन अनपेड, ये हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसे ही देख लेते हैं। अनइक्वल डिवीजन किस तरीके से हो रहा है? विमेन कहाँ काम कर रही हैं? जो उन इंडस्ट्रीज़ में जो क्या करते हैं? कम पैसे देते हैं। डोमेस्टिक लेबर जो है उसके लिए वो काम कर रही हैं। क्या होता है? वुमेन्स जो है वो घंटों घंटों काम करती हैं, जो उन्हें वेजेस मिलते हैं बदले में वो इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। मैन को अगर 100 वेजेस मिल रहे हैं तो वहीं पर वुमेन को क्या मिलेंगे? वहाँ पर वुमेन को 30 या 50 के अराउंड मिलेंगे। तो वुमेन्स का जो काम होता है वो अनपेड रहता है। कई बार वो काम करती हैं, उन्हें सैलरी भी नहीं मिलती है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से जो है हमारा ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो है जेंडर की वजह से जेंडर इन्फ्लुएंस कर रहा है ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी को। ग्लोबलाइजेशन एंड वुमेन, ग्लोबलाइजेशन क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो वो क्या कर रहा है? वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है, यानी कि और ज़्यादा रास्ते खोल रहा है वुमेन्स के लिए। गारमेंट industries, electronic industries, domestic work abroad. However, many women workers face, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को जो है हमारी वो खुल रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, तो हमारा ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट कर रहा है वुमेन के लिए। किस तरीके से? कि वो गारमेंट इंडस्ट्रीज़ खोली जा रही हैं कि वुमेन्स उसमें काम कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक वर्क फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर के देशों से जो काम आता है वो सब औरतों से करवाया जा रहा है। इससे औरतों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? बहुत सारी वुमेन वर्कर्स जो हैं वो क्या फेस कर रही हैं? एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि उनका शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रही हैं वो। पुअर वर्किंग कंडीशंस, लो वेजेस, यानी कि जहाँ पर वो काम कर रही हैं वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है। उन्हें खाने के लिए खाना टाइम पर नहीं दिया जाता है, या पीने के लिए साफ़ पानी नहीं होता। लो वेजेस यानी कि काम ज़्यादा करवाया जाता है, सैलरी कम दी जाती है। फेमिनिस्ट एनालिसिस, अब फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो है उन्होंने क्या एनालिसिस किया है? फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट ग्लोबल कैपिटलिज्म बेनिफिट फ्रॉम चीप फीमेल लेबर, दस जेंडर शेप्स द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमी। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो है उन्होंने आर्ग्यू करा है जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है वो किसे बेनिफिट कर रहा है? बेनिफिट्स फ्रॉम चीप फीमेल लेबर्स, ठीक है।
और जो जेंडर है वो शेप कर रहा है इस स्ट्रक्चर को, किसमें, इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर भी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, जेंडर एंड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज डीपली जेंडर्ड। नेशनलिज्म क्या है, वो डीपली जेंडर्ड है। वुमेन एज सिंबल ऑफ द नेशन, वुमेन को बताया जाता है कि वो सिंबल है नेशन के लिए। Women are often portrayed as mothers of the nation, protectors of culture and tradition, symbol of national honor। जब वुमेन है, अब हम अगर बात करें जेंडर और नेशनलिज्म की, वहाँ पे वुमेन को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि जैसे कि मदर्स ऑफ द नेशन, यानी कि वो मदर्स हैं नेशन की। प्रोटेक्टर्स हैं वो किसकी, कल्चर और ट्रेडिशन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, वुमेन कर रही है, ऐसा बोला जाता है। सिम्बल्स हैं वो किस चीज़ का, नेशनल ऑनर का। वहीं पर मैन एज प्रोटेक्टर्स, मैन को क्या बोल दिया गया है कि वो प्रोटेक्टर्स हैं। मैन क्या कर रहे हैं, उन्हें से क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वो डिफेंड करें बॉर्डर्स को, बॉर्डर्स पे जाकर सिक्योरिटी दें, वहाँ पर अपना ध्यान रखें और उसे डिफेंड करें। फाइट वॉर्स, लड़ाइयाँ लड़ें, प्रोटेक्ट करें वुमेन और चिल्ड्रन को। पॉलिटिकल इम्पैक्ट की अगर हम इस पर बात कर लें, गवर्नमेंट समटाइम यूज़ द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग वुमेन टू जस्टिफाई वॉर्स और मिलिट्री इंटरवेंशंस। कई बार गवर्नमेंट जो है वो यूज़ करती है इस आइडिया को कि हम प्रोटेक्ट करेंगे वुमेन को, सिर्फ क्या जस्टिफाई करने के लिए, अपनी वॉर और मिलिट्री इंटरवेंशंस को, कि इससे जो है उनकी इसके पीछे की जो वॉर है वो लोगों के सामने ना आए। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स या फिर जो लोग हैं वो ऐसा ना सोचें कि वॉर कर रहे हैं वो सिक्योरिटी या पीस जो है उसे ख़राब कर रहे हैं, नहीं, वो उसका नाम किसे दे देते हैं, औरतों का नाम दे देते हैं कि प्रोटेक्टिंग वुमेन इनके लिए हो रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, हो रहा होता है, वॉर हो रही होती है, हमारी मिलिट्री इंटरवेंशंस होती हैं, ये सारी चीज़। दस जेंडर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग नेशनल आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म। तो जेंडर जो है वो इस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो शेप करता है, नेशनल आइडेंटिटी जो है वो अपनी शेप करता है नेशनलिज्म, ठीक है। इस तरीके से जेंडर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, या फिर आप बोल सकते हो इन्फ्लुएंस कर सकता है। कौन कर रहा है, अभी हमने जो सब डिस्कस करा उसमें जेंडर कर रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल किस तरीके से, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं जेंडर को। फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ट्रांसफॉर्म जेंडर रोल्स। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रीशेप जेंडर रिलेशंस। ड्यूरिंग वॉर, व्हेन men go to war, women enter factories, join public work, take leadership roles। अब हम देख लेते हैं क्या होता है जब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, उसमें रीशेप करा जाता है जेंडर के रिलेशंस को। किस तरीके से, जब वॉर होती है तो मैन जो है वो तो वॉर के लिए चले जाते हैं, तो क्या होता है, वुमेन्स जो है वो आती हैं फैक्ट्रीज़ में, वो ज्वाइन करती हैं पब्लिक वर्क को, वो लीडरशिप के जो रोल्स होते हैं उन्हें लेती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स, जब देश में वॉर्स चल रही होती हैं, वर्ल्ड वॉर हो रही होती है कहीं पर, तो क्या होता है, वेमेन बिकेम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन जाती हैं। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स चेंज टेम्परली, जो पहले वाले रोल्स हैं वो टेम्परली यानी कि कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आफ्टर वॉर, वॉर के बाद क्या होता है, आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड, जब लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है, सोसाइटीज ऑफन पुश वुमेन बैक इनटू डोमेस्टिक रोल्स। वो सोसाइटीज़ क्या करती हैं, वुमेन्स को पुश करती हैं कि जिस काम के लिए वो बनी है वो वही काम करें, घर संभालें अपना। दस इंटरनेशनल रिलेशन इवेंट्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस जेंडर आइडेंटिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस। जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है जेंडर आइडेंटिटीज़ को और उनकी एक्सपेक्टेशंस को। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक औरत जो है वो सिर्फ घर का काम ही कर सकती है, उसके अंदर ये कैपेसिटी है, उसके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि अगर इन केस मैन जो है वॉर चल रही है, मैन बाहर गए हैं लड़ाई करने के लिए, वॉर को लड़ने के लिए, तो वुमेन क्या कर सकती है वहाँ पर, वुमेन जो हमारी इकोनॉमी उसे स्टेबल रख सकती है, देश को भी संभाल सकती है। colonialism and gender, colonialism played a major role in shaping gender relations। colonialism जो है हमारा वो एक मेजर रोल प्ले करता है क्या शेप करने के लिए, जेंडर रिलेशंस को। अब कॉलोनियल रिव्यू को देखें विमेन के, तो उसमें क्या है, कॉलोनियल पावर जो है उसे ऑफन पोर्ट्रेट करा गया है। किस तरीके से पोर्ट्रेट करा गया है, colonialized women as oppressed and backward, colonialized men as uncivilized and weak। This narrative was used to justify imperial domination।
क्या बताया गया है कि कॉलोनलाइज्ड वुमेन जो होती है वो ऑप्रेस्ड होती है और बैकवर्ड होती है, यानी कि उसके ऊपर जो दूसरे लोग हैं वो उनके साथ ज़्यादती करते हैं, उनके ऊपर जो है आप बोल सकते हो उनके साथ एक तरीके से उनके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, और वो जो होते हैं जो वुमेन्स होती हैं उन्हें ऑप्रेस्ड बता दिया गया और बैकवर्ड होता है वुमेन को, ठीक है। वहीं पर मैन जो है वो अनसिविलाइज्ड और वीक होते हैं, दूसरी तरफ मैन को भी वीक बोल दिया गया है। ये नरेटिव जो है इसे यूज़ करा गया है जस्टिफाई करने के लिए इम्पीरियल डोमिनेशन, जो डोमिनेशन है उसको जस्टिफाई करने के लिए इस नरेटिव को यूज़ करा गया है कि कॉलोनलाइज्ड वुमेन जो होगी वो ऑप्रेस्ड होगी, यानी कि उसके साथ गलत आप बोल सकते हो गलत तरीके से बिहेव किया गया होगा, या वो बैकवर्ड होंगी, ठीक है। वहीं पर कॉलोनलाइज मैन जो होते हैं उन्हें केसेस कंसिडर करा दिया गया है, उन्हें वीक बोल दिया गया है। ये नरेटिव सिर्फ इसीलिए यूज़ करा है ताकि जो इम्पीरियल डोमिनेशन है उसको जस्टिफाई करा जा सके। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट क्रिटिक, पोस्ट कॉलोनियल जो थे अब फेमिनिस्ट, उन्होंने इस चीज़ का क्रिटिक किया और उन्होंने इसके लिए आर्ग्यू करा वेस्टर्न पावर इम्पोज देयर ओन जेंडर नॉर्म्स, कि जो वेस्टर्न पावर थी, जो बाहरी पावर थी, उसने अपना इम्पोज करा, उसने थोपे अपने क्या जेंडर नॉर्म्स को। इंडिजीनियस कल्चर्स एंड वुमेन वॉइसेस वर इग्नोर्ड, इंडिजीनियस कल्चर जो था हमारा, जो हमारा कल्चर था और जो हमारा आप बोल सकते हो देश का कल्चर था उस टाइम पर हिंदुस्तान का, और वुमेंस की जो वॉइसेस थी, आवाज़ें थी, उसे इग्नोर करा गया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, मैनी मॉडर्न जेंडर इनइक्वालिटीज़ आर लिंक टू कॉलोनियल हिस्ट्रीज, बहुत सी जो मॉडर्न जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं वो लिंक हैं किससे, कॉलोनियल हिस्ट्री, यानी कि जो हिस्ट्री हमारी रह चुकी है उससे। दस इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम शेप जेंडर हायरार्कीज ग्लोबली, तो इसी तरीके से जो हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है वो शेप करता है जेंडर की हायरार्कीज को ग्लोबली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस एंड जेंडर नॉर्म्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस जेंडर पॉलिसीज अक्रॉस द वर्ल्ड, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं जेंडर पॉलिसीज को पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस कौन से इसमें वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इसमें है यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या प्रमोट कर रहे हैं, ये हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से इम्पॉर्टेंट, जो किस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं, विमेंस की राइट को, कि औरतों के भी बहुत सारे राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं उनके पास ये राइट्स भी हैं कि वो जो हमारे पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जो है हमारा, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। जेंडर इन इक्वालिटीज़ हो, यानी कि जो जेंडर है दोनों को, मैन और वीमेन दोनों को सोसाइटी में इक्वली देखा जाए, दोनों के पास इक्वल चांसेस हों, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों कि वो अपना पार्टिसिपेशन दें पॉलिसीज़ में और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। एजुकेशन, यानी कि वुमेंस की जो एजुकेशन है उस पर एम्फसाइज करती हैं ये, कि वुमेन को जो है एजुकेशन देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वुमेन को अगर आप एजुकेशन दोगे तो उससे क्या होगा, आपका सोशली इम्प्रूवमेंट होगी। और इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करी गई है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ग्लोबल कन्वेंशन इनकरेज स्टेट्स टू, ग्लोबल कन्वेंशन क्या हुआ कि वो इनकरेज करें स्टेट्स को, अलग अलग स्टेट्स को, कि वो क्या करें, लॉज बनाएं अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर वुमेंस के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए, या किसी और के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि उन्हें किसी को सुपीरियर माना जा रहा है, किसी को इन्फीरियर माना जा रहा है, तो उसके लिए क्या हो, लॉज बनाए जाएं अगेंस्ट दैट डिस्क्रिमिनेशन। इम्प्रूव वुमेंस रिप्रेजेंटेशन, वुमेंस की जो रिप्रेजेंटेशन है उसे इम्प्रूव करा जाए, प्रोटेक्ट करा जाए किसी ह्यूमन राइट्स को। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दिस शोज हाउ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्टिवली शेप जेंडर रिलेशंस विद इन कंट्रीज, के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे वो किस तरीके से एक्टिवली क्या कर रहे हैं, जेंडर रिलेशंस को शेप कर रहे हैं कंट्रीज़ के अंदर। क्यों, क्योंकि जो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे कि हमने देखा यूएनओ हो गई हमारी और आईएमएफ वगैरह हो गई, तो ये सब किसको इनकरेज कर रहे हैं, विमेंस के पार्टिसिपेशन को, और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, और वुमेन की रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं ये लोग और ज़्यादा, और जो हमने पीछे डिस्कस करा जेंडर इक्वालिटी चाहते हैं, ये सब चाहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो जेंडर रिलेशंस को जो है शेप कर रहा है अलग अलग कंट्रीज़ में। अगला पॉइंट है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजिंग जेंडर रिलेशंस, ग्लोबलाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड सोशल एंड कल्चरल लाइफ, ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा है, ट्रांसफॉर्म करा है सोशल और कल्चरल लाइफ को। पॉजिटिव चेंजेस भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव से शुरू करते हैं,
ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, विमेंस एजुकेशन इंक्रीज हुआ, हमारा एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो है सब तक पहुंचाया जाता है, इंटरनेशनल फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए, हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये सब बढ़ी। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़े हमारे, एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो कॉस्ट इकोनॉमिक इंसिक्योरिटी बनी रही, लेबर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, लेबर से ज़्यादा काम करा जा रहा है और वेजेस जो हैं कम दिए जाते हैं उन्हें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई, यानी कि इंसान होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लड़कियों के केसेस में हम देखते हैं, लड़कियों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाकर उन्हें बेच दिया जाता है, उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है। कल्चरल प्रेशर हुआ। अब इसका रिजल्ट निकला क्या इन सारी चीज़ें होने का, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों का देख लेते हैं। जेंडर आइडेंटिटीज़ एंड फैमिली स्ट्रक्चर्स आर कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल इंटरेक्शंस। जो जेंडर की आइडेंटिटीज़ हैं और फैमिली इंस्ट्रक्शंस है वो क्या हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूटली चेंज हुए हैं वो ड्यू टू ग्लोबल इंस्ट्रक्शंस की वजह से। दस इंटरनेशनल रिलेशन प्रोसेस इन्फ्लुएंस एवरीडे जेंडर रिलेशंस। Now the another point is migration, refugees and gender. Migration is another area where international relations shapes gender. ठीक है, so women migrants often face, women migrants क्या face करते हैं, वायलेंस को, एक्सप्लॉयटेशन को, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस को, ये सारी चीज़ें वुमेंस के लिए फेस की जाती हैं। वुमेंस ये सारी चीज़ फेस करती हैं, उनके साथ वायलेंस किया जाता है, उनकी मारपीट, एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका शोषण किया जाता है। अनसेफ वर्किंग कंडीशन, यानी कि ऐसी वर्किंग कंडीशन रख दी जाती है जिसमें वो अनसेफ रहें। मैन क्या फेस करते हैं, मैन में एक्सपीरियंस लॉस ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी बनी रहती है। तो जो हमारा फेमिनिस्ट व्यू है वो क्या है इस चीज़ को लेकर, माइग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो उन्होंने इग्नोर कर दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, एक ह्यूमन बींग की हेल्थ को उन्होंने जो है इग्नोर करा। सेफ्टी कंसर्न्स को, विमेन की सेफ्टी कंसर्न्स को उन्होंने इग्नोर किया। जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है। ओके, सो दस ग्लोबल माइग्रेशन क्रिएट्स न्यू जेंडर एक्सपीरियंसेस एंड इनइक्वालिटीज़। तो ग्लोबल माइग्रेशन जो है उसने क्रिएट कर दिया नए जेंडर एक्सपीरियंसेस को और इनइक्वालिटीज़ को। अब हम बात कर लेते हैं फेमिनिस्ट अप्रोचेस की इन इंटरनेशनल रिलेशंस। डिफरेंट फेमिनिस्ट थ्योरीज एक्सप्लेन जेंडर एंड इंटरनेशनल डिफरेंटली। अलग अलग जो है हमारी अप्रोचेस हैं उन्होंने अलग अलग जो है इसे डिस्क्राइब करा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिबरल फेमिनिज्म से। लिबरल फेमिनिज्म उसने मेन फोकस जो है किस पे करा है, इक्वालिटी और रिप्रेजेंटेशन पे, कि इक्वालिटी रहे और रिप्रेजेंटेशन रहे। आर्ग्यूमेंट क्या है इनकी, वुमेन शुड हैव इक्वल पार्टिसिपेशन, वुमेन की पार्टिसिपेशन इक्वल रहे एज मैंस, किस चीज़ में, इन पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। और इनका गोल क्या है, रिफॉर्म करेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम को, जो अभी हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें थोड़े से चेंजेस किए जाएँ, उसे रिफॉर्म करा जाए और क्या अचीव करा जाए, इक्वालिटी को। सेकंड है हमारी रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म का फोकस रहा है पैट्रियार्की और मेल डोमिनेंस पर। इसके आर्ग्यूमेंट ये है कि ग्लोबल पॉलिटिक बेस्ड है किस पर, मिलिट्रिज्म और मस्कुलाइन पावर पर। इनका गोल ये है कि ट्रांसफॉर्म किया जाए पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स को। थर्ड है हमारी मार्क्सिस्ट या फिर सोशलिस्ट फेमिनिज्म। इसका मेन फोकस रहा है कैपिटलिज्म और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पर। इसके आर्ग्यूमेंट ये रही है कि वुमेन लेबर इज एक्सप्लॉयटेड बाय द ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम है उससे क्या हुआ है, उससे एक्सप्लॉयटेशन हुआ है किसका, वुमेन लेबर का। अब है हमारी पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। इसका मेन फोकस किस पे रहा है, कॉलोनियलिज्म में, रेस पर और ग्लोबल इनइक्वालिटी पर। इसका आर्ग्यूमेंट है कि वेस्टर्न फेमिनिज्म ऑफन इग्नोर, जो वेस्टर्न फेमिनिज्म है उसने इग्नोर करा है किसको, एक्सपीरियंसेस, वुमेन के एक्सपीरियंसेस को इन डेवलपिंग कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ में जहाँ पर क्या हो रही है, डेवलपमेंट अभी भी चल रही है, वो कंट्रीज़ डेवलप हो रही हैं। अब अगला है हमारा कंस्ट्रक्टिव फेमिनिज्म। कंस्ट्रक्टिव फेमिनिज्म का मेन फोकस है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज़, और इनका आर्ग्यूमेंट रहा है मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर क्रिएटेड तो सोशल एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस। तो मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जो है उसे क्रिएट करा गया है सोशल और पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस से। इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट स्कॉलर्स की बात कर लें हम इसमें, तो इसमें फर्स्ट है हमारे JANN टिकनर, जिन्होंने क्रिटिसाइज करा है ट्रेडिशनल इंटरनेशनल थ्योरीज़ को और इंट्रोड्यूस करा है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को इनटू सिक्योरिटी स्टडीज़। इन्होंने एम्फेसाइज करा है ह्यूमन सिक्योरिटी पर। सेकंड है हमारी सैंथिया ऑनलाइन, उन्होंने बोला है फेमस फॉर आस्किंग, किसके लिए फेमस है, इन्होंने बोला वेयर आर वुमेन्स कहाँ हैं। शी हाईलाइटेड वुमेन्स हिडन रोल्स, वुमेन के जो हिडन रोल हैं, मिलिट्रीज, डिप्लोमेसी, टूरिज्म, ग्लोबल लेबर, इन सारी चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट करा है। फिर है हमारी क्रिस्टीन
सिल्वेस्टर। इन्होंने फोकस करा है एवरीडे लाइफ पर, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर और इमोशनल डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिक्स पर। अब हम क्रिटिसिज्म की बात कर लें। फेमिनिस्ट आईआर थ्योरी को क्रिटिसाइज भी करा गया है। फर्स्ट क्या बोला गया है कि ओवर एम्फोसाइज ऑन जेंडर पर बहुत ज़्यादा ये ओवर एम्फोसाइज कर रहा है। क्रिटिसिस्ट आर्ग्यू फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं उन्होंने इग्नोर कर दिया है क्लास को, नेशनल इंटरेस्ट को, जियोपॉलिटिक्स को। दूसरा बोला गया है वेस्टर्न बाइस हैं ये। सम फेमिनिस्ट थ्योरीज मेनली फोकस ऑन वेस्टर्न वुमेंस एक्सपीरियंसेस पर। ठीक है, वेस्टर्न को आपने बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला कि वेमेन वेस्टर्न बाइसनेस हो गई है। ठीक है, थर्ड है हमारा लेक ऑफ सिंगल अनिफाइड थ्योरी। डिफरेंट फेमिनिस्ट अप्रोचेस ऑफन डिसएग्री विद ईच अदर। नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। द टॉपिक रिमेन इम्पॉर्टेंट टुडे बिकॉज जेंडर बेस्ड वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पीस बिल्डिंग, रिफ्यूज क्राइसिस, फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसीज, LGBTQ+ राइट्स, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। Countries increasingly recognize that gender equality is essential for peace, development and global justice। तो कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ हो गया है कि जो हमारी इक्वालिटी है वो ज़रूरी है पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए और ग्लोबल जस्टिस के लिए। तो लास्ट देख लेते हैं हम कंक्लूजन। टू कंक्लूड, जेंडर इंटरनेशनल रिलेशंस आर डीपली इंटरकनेक्टेड। ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। जेंडर शेप करता है किन आइडियाज़ को, पावर, वॉर, डिप्लोमेसी, इकॉनमी, नेशनलिज्म को। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो शेप करता है जेंडर रोल्स, identities, inequalities through war, globalization, colonialism, and international institutions. Feminist scholars have shown that international politics is not gender neutral. Instead, it reflects and reproduces gender relations across the world. Therefore, understanding international relations through a gender perspective helps us build a more inclusive, peaceful, and just international system. तो अगर हम शॉर्ट कंक्लूजन देख लेते हैं। जेंडर इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जेंडर अपना जो है वो हमारा सेपरेट नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, इट इज़ एम्बेडेड विद इट, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स कम्प्लीटली, पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जेंडर और इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूटली शेप कर रहे हैं एक दूसरे को। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।